मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसार कन्वेंशन को लेके थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। सो अंडर रामसार कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट ऑल दी वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड्स आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैंडेटरी बोल रहे हैं, ठीक है। और दूसरा सारे ही वेटलैंड्स की यहाँ पर बात करी गई है, तो वी ऑलरेडी नो कि रामसार लिस्ट की जो वेटलैंड्स होती हैं दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखें, द वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010 वी आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ रामसार कन्वेंशन। ये पार्शियली करेक्ट है। जो वेटलैंड रूल्स इंडिया में बनते हैं दे आर नॉट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन रामसार कन्वेंशन के रूल्स, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हम लोग इनकरेक्ट ही ट्रीट करेंगे। और बाकी अगर आप ये स्टेटमेंट देखें, दिस इज वेरी जेनरिक स्टेटमेंट, द वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010 also encompass the drainage area or catchment region of wetlands as determined by अथॉरिटी। ये हो सकता है, ठीक है। सो तीसरा ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओनली 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या क्या कीवर्ड्स और कंसेप्ट आपको यहाँ से प्रिपेयर करने होंगे? सो आई हैव लाइक कि रामसर कन्वेंशन भी प्रिपेयर करना होगा, लेकिन ऑलरेडी मैं इसको इतने बार रिपीट कर चुका हूँ, 2-3 बार हम लोग वेटलैंड्स को लेके क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो उसमें मैं रामसर कन्वेंशन डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसीलिए मैं रामसर कन्वेंशन का डिस्कशन अवॉइड करूंगा एंड आई विल मूव फॉरवर्ड डायरेक्टली टू वेटलैंड रूल्स ऑफ 2010। अब ये जो वेटलैंड रूल्स है 2010 के, क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सो की प्रोविजंस देखिए, सबसे पहले तो डिफिनेशन दी है वेटलैंड रूल्स में कि वेटलैंड्स क्या होंगे। सो वेटलैंड्स इंक्लूड करेंगे मार्शेस, लगून्स, एस्चुरी, इनलैंड वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स हो सकते हैं, रिजर्वायर्स हो सकते हैं इत्यादि को एज अ वेटलैंड। और इसमें जो ड्रेनेज एरिया या कैचमेंट रीजन है उसको भी वेटलैंड के तौर पर ट्रीट करा जा सकता है। क्या क्या प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं? वेटलैंड का रिक्लेमेशन प्रोहिबिटेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैजार्डस सब्सटेंसेस का डिस्पोजल और सॉलिड वेस्ट का डंपिंग, ये सारी ही चीजें यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होगी। रेगुलेटेड एक्टिविटीज कौन सी है? विड्रॉल ऑफ वाटर, हार्वेस्टिंग ऑफ रिसोर्सेज, ड्रेजिंग। अब इन सभी के लिए आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। सेंट्रल वेटलैंड्स अथॉरिटी यहाँ पर एक बनती है 2010 के रूल से, और बाकी फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर एक रोल होगा कि जो कंटिन्यूस मॉनिटर भी करेगा और एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा ऑन वेटलैंड्स टू क्वालिफाई फॉर प्रोटेक्शन अंडर दीज रूल्स, ठीक है। और अपील जो भी होगी वेटलैंड के इश्यूज में, वो सारी ही अपील कहाँ पर करी जाएगी? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में। देन कम्स दी नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स। 2017 में वेटलैंड के रूल्स को अमेंड करा जाता है। नाउ वेटलैंड का डिफिनेशन सबसे पहले चेंज होता है, और थोड़ा सा थ्योरेटिकल या एक कंसेप्चुअल डिफिनेशन आप यहाँ पर आते हुए देखेंगे। सो नाउ वेटलैंड्स आर डिफाइंड एज ट्रांजिशनल लैंड्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो कि इसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। किस प्रकार की इसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस? फूड, फ्लड मिटिगेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसी में एक और अथॉरिटी स्टैब्लिश करी जाती है, दैट इज स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी, जो कि हर एक स्टेट में इम्प्लीमेंट होगी। और इसका हेड कौन होगा? स्टेट का जो एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का हेड होगा। दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन। नेशनल कमिटी भी है, एक आती है जो कि आपकी सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, दैट इज CWRA, जो 2010 के रूल से आती थी, उसको यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है नई अथॉरिटी या नेशनल कमेटी के साथ। और उसका काम क्या होगा नेशनल कमेटी का? जो भी पॉलिसी होगी, रामसर डिजिग्नेशन होगा या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होगा रिगार्डिंग वेटलैंड्स, वो इस नेशनल कमेटी के द्वारा करा जाएगा। सो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर रूल में दी है कि क्या परमिटेड होगा, क्या रेगुलेटेड होगा, क्या प्रोहिबिटेड होगा। वी डू नॉट नीड टू गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। डिजिटल इन्वेंटरी की भी बात करी जाती है, एनविस की साइट पे जाइएगा तो नाउ दिस हैज बीन ऑलरेडी बिल्ट, ठीक है। तो आपको सारी ही इंडिया की जो वेटलैंड्स है जो कि अंडर प्रोटेक्शन है, उनको हमने डिजिटल मैप कर लिया है। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज यहाँ पर कुछ एक दी गई है, इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, कन्वर्जन टू नॉन वेटलैंड यूज उसका नहीं कर सकते, सॉलिड वेस्ट डंपिंग आप इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। और अनट्रीटेड वाटर का डिस्चार्ज भी प्रोहिबिटेड रहेगा। और लोकल इंप्लीमेंटेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच चेंजेस 2010 से 2017 के रूल में। अगर आप एक चेंज देखें तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चेंज बनते हुए दिखाई देगा। सो नाउ ग्रेटर पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट इन प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। सो ये रहा वेटलैंड्स को लेके क्वेश्चन। आई डोंट थिंक करंट अफेयर्स में कुछ एक मुझे मिला वेटलैंड के रूल्स को लेके। अगर कुछ आता है आने वाले दिनों में देन मे बी देयर विल बी अ क्वेश्चन, अदरवाइज आई रियली डू नॉट थिंक कि ये बारीक सारी चीज़ों पे सवाल जो है वो नहीं पूछा जाएगा। मूविंग ऑन टू प्रीलिम्स 2019 का अगला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर सॉइल्स और नाइट्रोजन का रिलीज, इसको लेके यहाँ पर सवाल पूछा गया है। सो एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एनवायरनमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। कैटल रिलीज अमोनिया एंड
इनटू एनवायरनमेंट, ये भी करेक्ट है। कैटल का जो एसोटेरिक पूरा एक डाइजेशन का सिस्टम होता है, उसमें से अमोनिया या उनके यूरिन में से बड़े पैमाने पर अमोनिया रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। सो वो भी एक मेजर कंसर्न, कैटल या लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग या बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी कंसर्न बना रहता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसके पहले भी हम लोग नाइट्रोजन के सोर्सेज के बारे में बात कर चुके हैं। इन डेप्थ मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार की प्रोसेसेस या किस प्रकार के नाइट्रोजन के सोर्सेस, कैटल हो पोल्ट्री हो, इन सबसे आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। सो ऑल these 1 2 and 3 are going to be the correct options. Now let us understand release of ammonia एंड नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ से आता है। उसके बाद में कुछ एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई है कि इंडिया में या वर्ल्ड वाइड ऑल्सो नाइट्रोजन का रिलीज बड़े पैमाने पर हो रहा है, और उसका फिर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू सोर्सेस ऑफ अमोनिया, ये आपकी प्राइमरीली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एनिमल हस्बेंड्री से रिलीज होगा। जो लाइफ स्टॉक है या एनिमल हस्बेंड्री में कोई एक एनिमल्स होंगे, कैटल शीप गोट पोल्ट्री, इनका जो एक्सक्रिएटा है इसमें से नाइट्रोजन रिलीज होते हुए दिखाई देता है। और किस फॉर्म में नाइट्रोजन रिलीज होता है, तो यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, कैटल जो है दे विल अलोन अकाउंट फॉर 60% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चरल अमोनिया एमिशन। देन फर्टिलाइजर का जो यूज किया जाता है, हम नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और यहाँ पर एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइलाइजेशन। तो उस फर्टिलाइजर में से कुछ एक आपका जो अमोनिया है, अमोनिया यहाँ पर रिलीज हो सकता है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि पोल्ट्री लिटर जो होता है बड़े पैमाने पर अमोनिया को रिलीज करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी आपको अमोनिया रिलीज होते हुए दिखाई देगा, एंड नेचुरल रिसोर्सेज से भी। अब ये नेचुरल रिसोर्सेज को लेके अगेन आई कैन हैव अ क्वेश्चन। आई थिंक आई एम हैविंग सम ग्लिच। फाइन। सो ये भी एक सोर्स हो सकता है फॉर रिलीज ऑफ अमोनिया। नाउ नाइट्रस या नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी सोर्स हमें यहाँ पर समझना होगा। जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्सेज की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल सॉइल जो है, नाइट्रिफिकेशन की और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेसेस उसमें हो रही है, और उन प्रोसेसेस में से नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज हो सकता है। फॉसिल फ्यूल का बर्निंग जब होता है, जाहिर सी बात है तब भी नाइट्रोजन का रिलीज होगा। बायोमास बर्निंग होगा तब भी आपको ये नाइट्रोजन रिलीज होते हुए दिखाई देता है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, उसमें नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करा जाता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में। नाउ कम्स दिस रिपोर्ट कि डे बाय डे नाइट्रोजन एमिशन जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ते जा रहा है, और इसका एक मेजर जो रीजन हम देखेंगे तो दैट इज ह्यूमन एक्टिविटी। तो फर्टिलाइजर का यूसेज, एग्रीकल्चर और अनट्रीटेड सीवेज, इस कारण से नाइट्रोजन का एमिशन जो है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है। ब्रेकअप दिया है कि कहाँ से नाइट्रोजन आ रहा है, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर यूज जो हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, वहां से बड़े पैमाने पर या 70% नाइट्रोजन का रिलीज एटमॉस्फेयर में हो रहा है। तो सवाल बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एमिशन इन द एटमॉस्फेयर। तब ध्यान में रखना है कि एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एटमॉस्फेयर। बाकी फिर नाइट्रोजन या अमोनिया का इम्पैक्ट क्या होगा जब ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगे, वो यहाँ पर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। ठीक है, दे विल हैव सम लाइक कि आई का इरिटेशन होगा, आपके लंग की प्रॉब्लम्स उसमें से हो सकती है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो नाइट्रोजन रिलीज से आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। फिर नाइट्राइट का पोल्यूशन भी होगा, तो दैट इज समथिंग लाइक कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाटर पोल्यूशन अगर आप देखें तो एक्सेस रिएक्टिव नाइट्रोजन फर्टिलाइजर लीचेस इनटू द वाटर बॉडीज। यूट्रोफिकेशन एक मेजर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगी। यूट्रोफिकेशन होगा, एल्गल ब्लूम्स होगी, हाइपोक्सिया या अनोक्सिया की कंडीशंस डेवलप होती है। सॉइल एसिडिफिकेशन होगा। ठीक है, अमोनिया का अगर डिपोजिशन होता है तो सॉइल जो होगी आपकी वो एसिडिक हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। देन क्लाइमेट चेंज, नाइट्रस ऑक्साइड जो एक पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्लोबल वार्मिंग उससे होगी, और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो सकता है। सो दैट इज अबाउट दिस नाइट्रोजन रिलीज का क्वेश्चन। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा गया। नाउ इफ यू लुक एट 2019 का पेपर, एक कॉमनलिटी है, 2019 में ढेर सारे एक्ट्स और रूल्स पूछे गए हैं। इसके पहले इतने आपको एक्ट्स और रूल्स पूछे हुए नहीं दिखाई देते। सो आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन, हर एक साल में पेपर की अपनी एक थीम होगी। अगर उस साल में या 2-3 सालों में जो कुछ भी इश्यूज रहे उनको आप अच्छे से पकड़ लेते, यू कैन वेरी वेल गेस कि क्या थीम के ऊपर आने वाले सालों में सवाल पूछे जा सकते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, सो इट इज सेइंग द स्टेट रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन
इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इज सॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हालांकि ये डिजायरेबल है बट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो it is not required. It lays down the standards for emission or discharge of environmental pollutants from the various sources. That is correct here. तो दोनों ही स्टेटमेंट में से अगर आप देखें तो दूसरा स्टेटमेंट जो है हालांकि जेनेरिक है, जेनेरिक बेसिस पे ही आप दोनों स्टेटमेंट को जज कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट, पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। देन if I talk about the second statement, under section 3 and section 25 of the act, the government is empowered to set standards of discharge and emissions of environmental pollutants into the atmosphere। तो सेकेंड स्टेटमेंट का लीगल बेसिस हमने यहाँ पर पुट करा है। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बेसिक बेसिक चीज़ें ही यहाँ पर दी है। आई एम रियली नॉट कन्विंस कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपको थरो एंड टू एंड करना होगा। कुछ एक प्रोविजन अगर किसी एक साल में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के आते हैं, दैट इज समथिंग यू शुड बी डूइंग, राइट। कि पूरा ही अगर आप एंड टू एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएंगे तो उसमें पिक क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमें दिखाई नहीं देता। दैट इज व्हाई आई एम लाइक अवॉइडिंग। तो ये तो मैंने दे दिया कि ओरिजिन वगैरह कहाँ से, स्टॉकहोम जो कॉन्फ्रेंस होती है 1972 की, वहाँ से पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, फिर देन देयर आर सीरीज ऑफ एक्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन कम्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एक कॉम्प्रिहेंसिव अम्ब्रेला एक्ट के तौर पर आता है। और फिर वहाँ से इंडिया का जो एनवायरमेंट का प्रोग्रेस है वो होता है। बट अदर देन दैट कोई बाकी मुझे मुद्दा नहीं दिखता जिसको लेके फिर सवाल पूछा जाना चाहिए व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सो आई लीव इट फॉर दैट। कुछ करंट अफेयर्स में आता है तो फिर डाल दूंगा, देखेंगे क्या हो सकता है। देन अगेन वी हैव वन मोर रूल। तो यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पूछे गए हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016। तो पहला रूल यहाँ पर दिया है कि वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज, नहीं 5 कैटेगरीज में नहीं करना होता है, 3 कैटेगरीज में करना होता है। द रूल्स आर अप्लीकेबल टू notified urban local bodies, notified towns and all industrial townships only। ठीक है, नहीं, इनकरेक्ट होगा। रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हो सकता है कि ये करेक्ट हो। आई जस्ट मार्क इट हियर। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव्ड इन अनदर डिस्ट्रिक्ट। कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो है इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट चॉइस हियर, क्योंकि ऐसे रूल्स में होता क्या है कि यू रियली डू नॉट नो कि कौन सा फाइन लाइन पूछा जाएगा, राइट। और जब भी रूल का क्वेश्चन आएगा तो वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, लॉजिक के बेस पे ये ज़्यादा अच्छे से सॉल्व होते हैं देन कि आप रूल को पढ़ चुके हो, क्योंकि क्या पूछा जाएगा आपको नहीं पता। और फाइन लाइन अगर आपने मिस कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन द एग्जाम हॉल। तो मेक श्योर कि जितने भी रूल या एक्ट को लेके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यू आर अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चन बेस्ड मोर ऑन लॉजिक देन योर नॉलेज। ठीक है, सो आई मूव फॉरवर्ड टू कि ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स क्या है 2016 के। सो कहा गया था कि इंडिया इज जनरेटिंग 62 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट एनुअली, और उस कारण से फिर इसका मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसको लेके फिर ये रूल्स आते हैं। देन इसकी जो अप्लीकेबिलिटी है सारी ही अर्बन अग्लोमेरेशन, सेंशंस टाउन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, रेलवे एरियाज, एयरपोर्ट, पोर्ट, सभी प्लेसेस को जहाँ पर सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा उसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अप्लीकेबल है। सोर्स सेग्रीगेशन की बात करी जाती है, तो सोर्स सेग्रीगेशन किस प्रकार से करना है, वेट, ड्राई एंड डोमेस्टिक हजार्डस वेट वेस्ट, इस प्रकार से 3 कैटेगरीज में जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जनरेटर की है। जनरेटर मस्ट हैंड ओवर सेग्रीगेटेड वेस्ट। तो आपको पता होगा अगर आप अर्बन एरिया में या इवन रूरल एरिया में रह रहे हैं तो वेट और ड्राई दोनों को ही आपको सेपरेटली प्रोवाइड कराना होता है, लेकिन हालांकि इंडिया में ये हो नहीं रहा है फिलहाल। यू इम्पोजिशन है फाइन का, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्पॉट फाइन या यूजर के ऊपर फाइन किया जा सकता है। वेस्ट पीकर को यहाँ पर इंटीग्रेट करने की बात करी गई है। सेग्रीगेशन एंड कंपोस्टिंग, सेग्रीगेट कर लीजिए जिसको कंपोस्टिंग किया जा सकता है, बायोमिथेनेशन या बायो कंपोस्टिंग करी जा सकती है, उसको कंपोस्ट कर दीजिए। जिसको इंसिनरेशन के लिए दिया जा सकता है उसको इंसिनरेट कर दीजिए। इस प्रकार की कई सारी प्रोविजन जो है वो यहाँ पर दी गई है। इन हाउस वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। सो न्यू टाउनशिप एंड ग्रुप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी मस्ट डेवलप इन हाउस वेस्ट हैंडलिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। तो कई सारे आप इन हाउस वेस्ट हैंडलिंग सिस्टम देखेंगे नई बड़ी बड़ी टाउनशिप में, तो उनका ही एक अपना कंपोस्टिंग का सिस्टम होता है। तो सारा ही वेस्ट उस कंपोस्टिंग में, वेट वेस्ट अगर होगा तो कंपोस्टिंग में चला जाएगा और
उसको रिसाइकल कर देंगे। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर बात करी गई है। तो ऑलरेडी जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो एक तो फाइनेंशियल कॉस्ट पे करेंगे इस पूरे वेस्ट की, या वो इंश्योर करेंगे कि इसको पूरा बायोडिग्रेड कर दिया जाए या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज कर दिया जाए। एनर्जी की भी बात करी गई है, देयर शुड बी एनर्जी रिकवरी फ्रॉम वेस्ट एंड देन देयर आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर हिली एरियाज ऑल्सो। फिर बाकी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए भी अपने अपने रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो दैट इज अबाउट दी वेस्ट के जो 2016 के रूल्स थे। नाउ देयर हैज़ बीन एन अमेंडमेंट या अपडेट, 2023 में ये अपडेट आया है रिगार्डिंग बल्क वेस्ट जनरेटर्स। ठीक है, तो नई गाइडलाइंस दी गई थी बल्क वेस्ट जनरेटर्स के लिए। सो बल्क वेस्ट जनरेटर्स को क्या करना होगा, किसको कहेंगे बल्क वेस्ट जनरेटर? तो कोई भी अगर 100 किलोग्राम वेस्ट पर डे या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो दे विल बी टर्म्ड एज बल्क वेस्ट जनरेटर। कौन कौन हो सकता है इसमें? गवर्नमेंट हो सकती है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई भी हो, सभी को बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में रखा जाएगा। उनके लिए क्या प्रोविजंस या गाइडलाइंस है? उनको भी वेस्ट सेग्रीगेशन करना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होगी उसकी कंपोस्टिंग होगी या बायोमिथेनेशन होगा। इफ अनेबल मस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट वेस्ट प्रोसेसिंग एजेंसी। अगर वो इंस्टीट्यूशन खुद इस प्रकार की प्रोसेस नहीं कर पाती है तो इट शुड कनेक्ट विद द प्राइवेट वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि यहाँ से एक नया इंडस्ट्री इंडिया में जनरेट हो सकता है विच इज वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। सो दैट वाज ऑल अबाउट 2019 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में 2020 के क्वेश्चन जो है विल स्टार्ट विद दैट। थैंक यू एवरीवन।